जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। आज स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार वेट कर रहे थे इस क्लास का कि हाँ भाई 26 जनवरी आ जाए और हमारी क्लास स्टार्ट हो जाए। देखो, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं ना, एग्जाम एकदम सर पे है। अब कुछ ऐसी संजीवनी बूटी मिल जाए तो मामला बन जाए। देखो, संजीवनी बूटी होती है, यूपीएससी प्रीलिम्स एकदम सर पे नाच रहा है, तांडव कर रहा है। तो अब जब तांडव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको इस एग्जाम के लिए अब एकदम कुर्सी की पेटी बांध लेनी है। अपने पास बहुत लिमिटेड डेट बचे हुए हैं। अगर मैं बात करूं सच में कि अपने पास कितने दिन बचे हुए हैं, तो देखो, मैं हमेशा हमेशा इस चीज को बहुत क्लियर करके रखता हूं कि अपनी चीजें समेट के और लिख के रखनी चाहिए कि हाँ, मेरे पास इतना दिन बचा हुआ है। एक बारी मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज वगैरह ठीक तरीके से आ रही है। एक बारी मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज ठीक तरीके से आ रही है, सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊं। एक बारी मुझे सभी के लोग, समीक्षा, शेख, सभी लोग मुझे एक बारी बताएंगे कि मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे तरीके से पहुंच रही है, सो दैट मैं आपकी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊं। चलिए चलिए। बहुत सारे लोग इस बात को लेके परेशान है कि यार मेरा एग्जाम है और ले दे के कितना टाइम बचा हुआ है। ले दे के टाइम बचा हुआ है अपने पास, ले दे के अपने पास टाइम बचा हुआ है कितना। तो देखो, आज 24 मई को आपको पेपर है, 24 मई को आपका पेपर है। 24 मई में अगर आपका पेपर होगा तो जाहिर सी बात है कि अभी चल रहा है क्या, 26 जनवरी। 26 जनवरी चल रहा है और 26 जनवरी से लेकर 24 में लगभग 118 दिन, 118 डेज आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। इंसान बीमार पड़ेगा, कुछ घर की काम पड़ेंगे, तो ले दे के आपके पास क्या है, 100 डेज है। ठीक है, 2026 के पेपर के लिए। 2026 2027 में जिनको अटेम्प्ट देना है उनके लिए भी बहुत टाइम नहीं, क्योंकि उनके ऑप्शनल नहीं रेडी होगा और बहुत सारी चीजें होंगी तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपने पास ले दे के 100 डेज है। इन 100 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, हम इसी चीज को क्या करेंगे, इस चीज में सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि प्लीज कुछ ऐसा संजीवनी बूटी दो ना, कुछ ऐसा चीज दो जिससे मेरा एग्जाम एक राउंड में क्लियर हो जाए। यहां पे खड़े होकर कह रहा हूं, जितने बच्चे इनरोल्ड हैं इस कोर्स में, सभी को बोल रहा हूं कि मैं ये संजीवनी बूटी इसीलिए मैंने बनाई, एक ऐसी मेडिसिन बनाई जो आपके लिए एकदम रामबाण तरीके से काम करे। और 100% मान के चलना कि इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका प्रीलिम्स होना तय है। प्रीलिम्स होना तय है विद सीसैट की भी गारंटी। जीएस की तो गारंटी ले ही रहा हूं, सीसैट की भी गारंटी ले रहा हूं। सीसैट भी आपका क्लियर होगा। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हम जिस अप्रोच को अपनाने जा रहे हैं, जिस अप्रोच से हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, उस अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो हम करंट अफेयर्स जीएस इंटीग्रेशन सीखेंगे, साथ ही साथ हम प्रीलिम्स मेंस के लिए हम क्या करने वाले हैं ये चीज सीखेंगे। यूपीएससी की स्ट्रेटजी को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ न्यूज़पेपर से क्वेश्चन फ्रेम करने की हम कोशिश करेंगे कि न्यूज़पेपर से डायरेक्टली हम कहां से क्वेश्चन निकालें, और प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार यूपीएससी प्ले करता है, किस प्रकार यूपीएससी प्ले करता है। तो हम इस पूरी पूरी की पूरी जो सीरीज बनाई है मैंने, अगले 3 महीने तक हम लगातार पढ़ाई करने वाले हैं। और इस लगातार पढ़ाई करने में क्या करेंगे हम लोग, करंट अफेयर्स विद जीएस लिंक करेंगे। करंट अफेयर्स को जीएस के साथ, जनरल स्टडीज के साथ लिंक करेंगे। एग्जाम्पल अभी मैं दिखाऊंगा हिस्ट्री के क्वेश्चन। सबसे पहले मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि हिस्ट्री के कितने सारे क्वेश्चंस इस बार के लिए मैं पेपर आउट कर रहा हूं। अभी 1 मिनट में पेपर आउट करने जा रहा हूं, ध्यान देना। और आपका जब पेपर 24 मई को होगा ना, तो आप मैच कर लेना कि जितना सर ने पढ़ाया था उसका 80% टॉपिक मैच कर जाएगा। गारंटी है मेरी, यहां से खड़े होके गारंटी बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दो। तो हम इस पर्टिकुलर बैच में 100% सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाने जा रहे हैं। अप्रोच कई सारे तरीके के होते हैं भाई। मुझे पढ़ने का, फैक्ट याद करने का अप्रोच है, कॉन्सेप्ट पढ़ने का अप्रोच है, एक अप्रोच है कि मुझे नॉलेज पाने का अप्रोच है, एक अप्रोच होता है, वो अप्रोच है सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। भाई देखो, हमारे पास ले दे के 100 दिन बचा है, और 100 दिन में मैंने अगर जीरो, मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चे ने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है। जितने एस्पिरेंट हैं जो 24 मई को पेपर देने वाले हैं, मान के चल रहा हूं कि किसी ने कोई पढ़ाई नहीं करी है और वो 24 मई को एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हैं
मेरी गारंटी है, मेरी भी इज्जत दांव पे लगी है कि मैं कैसे आपको सेलेक्ट करवा दूं, इस चीज की गारंटी मुझे लेनी है। ठीक है, तो इसी गारंटी के साथ मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, सारी चीजें बेसिक टू एडवांस बताऊंगा आज के क्लास में, अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से हम जाने वाले हैं, क्या अपना प्लानिंग है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं आज की क्लास में। तो देखो ध्यान देना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ा के चले जाओगे क्या? नहीं, जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे उनको मेंस से लिंक करूंगा। मेंस को उस लेवल तक नहीं पढ़ाऊंगा, लिंक जरूर करूंगा और आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बना के कराऊंगा कि प्रीलिम्स से मेंस कैसे निकालोगे और मेंस से कैसे आप इंटरव्यू स्किल अपनी डेवलप करोगे, इन चीजों को भी मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, अब समझो मेरी बात। ठीक है, अब समझो मेरी बात। न्यूज़पेपर टू यूपीएससी क्वेश्चन, ये एक बड़ा बढ़िया अप्रोच है। ये कैसे करने वाले हैं न्यूज़पेपर टू यूपीएससी अप्रोच, कैसे न्यूज़पेपर से खींच लोगे आप क्वेश्चन यूपीएससी में। ठीक है, ठीक है, न्यूज़पेपर टू यूपीएससी क्वेश्चन, कैसे न्यूज पेपर से यूपीएससी क्वेश्चन तक हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे हम न्यूज़पेपर से बना देंगे क्वेश्चन यही खड़े खड़े और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वो चीज कैसे होगा, कैसे स्टैटिक को हम करंट से लिंक करेंगे ये भी सीखेंगे, साथ ही साथ आंसर राइटिंग इनरिचमेंट करने की भी कोशिश करेंगे कि वो करंट अफेयर्स के टॉपिक जो हाईली प्रोबेबल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, इस चीज को भी इंश्योर करेंगे हम पर्टिकुलर क्लास में। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं पेपर आउट कर देता हूं। पहले मैं आपसे कहता हूं कि कुछ मत पढ़ो, नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं मान के चल रहा हूं कि जितने लोग मेरे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सब के सब ने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। 24 मई को उनका पेपर है, एग्जाम देना है, अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जनवरी 2025 के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं। ये हैं जनवरी 2025 के, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिनको हिंदी में चाहिए उनके लिए हिंदी में अलग से दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों स्लाइड है, बाइलिंगुअल स्लाइड है, तो डरना मत, पता लगे कोई डर जाए कि नहीं सर इंग्लिश में ही हिंदी में नहीं है, कोई कहे हिंदी में ही इंग्लिश में नहीं नहीं है, बाइलिंगुअल स्लाइड्स मिलेंगी, मेरी स्लाइड्स दोनों लैंग्वेज में होती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, मैं बोलता हिंदी में हूं, जब बैचेस इंग्लिश वाली होती है तो उस बैच में हम अलग तरीके से जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस चीज का, अगर मैं बात करूं इस चीज का कि देखो मैं पेपर आउट करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं इस बार 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं पेपर आउट कर रहा हूं। सर कैसे पेपर आउट कर रहे हो? मैं इस बार कह रहा हूं कि इस बार हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज से क्वेश्चन पूछे जाने की? तबला से क्वेश्चन पूछने जाने की। दे विल आस्क अबाउट ए क्वेश्चन रिलेटेड टू तबला, दे विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू करारी पैट 2, वो रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, वो सेवा सिंह टिकरीवाला के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। सर आपको कैसे पता है कि सेवा सिंह टिकरीवाला? वो सावित्री बाई के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ये मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स बता रहा हूं आपको, क्या कर रहा हूं? पेपर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। सर आपको कैसे पता? आप कोई मतलब कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास क्या? क्या यूपीएससी वालों से साठ गांठ है आपका? नहीं, यूपीएससी वालों से साठ गांठ नहीं है। ये होता है एनालिसिस का तरीका। जनवरी महीने में हिस्ट्री एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट रही होंगी मैं उसको यहां पर आपके सामने रखा हूं कि जनवरी 2025 में ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, दैनिक भास्कर और अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में थे। क्या? हिस्ट्री, इसलिए मैंने हिस्ट्री सबसे पहले लिया। अब सवाल पूछो कि सर आप कैसे कह रहे हो? मैंने पहला प्रूफ दिया कि एग्जाम में करंट अफेयर्स से लिंक्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको रातों रात सपना नहीं आएगा कि रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट के बारे में पूछें, उनको रातों रात सपना नहीं आएगा कि वो रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट के बारे में पूछे। नहीं, रत्नागिरी के बारे में प्रॉपर आर्टिकल होगा द हिंदू में। उनको रातों रात सपना नहीं आएगा सेवा सिंह टिकरीवाला के बारे में क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सेवा सिंह टिकरीवाला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री में। और आप कहोगे कि ये सर कैसे अचानक से पूछ लिया आपने? क्योंकि सेवा सिंह टिकरीवाला अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में थे। इसके अलावा आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए तबले के डेवलपमेंट से रिलेटेड, तबले के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। दे विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड एवोल्यूशन ऑफ तबला। क्यों? अभी उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का क्या हुआ? डेथ हुआ। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का डेथ हुआ तो वो तबला से रिलेटेड, तबला के बहुत अच्छे जो है बजाने वाले व्यक्ति थे, इसी वजह से वो तबला के इवोल्यूशन के बारे में पूछेंगे।
उसकी जितनी भी शैलियां हैं उनके बारे में पूछेंगे, जितने घराने हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। पेपर तो आउट हो रहा है ना भाई। मत पढ़ो ड्रम, मत पढ़ो मंजीरा, तबला पढ़ के जाना है इस बार। मेरी बात क्लियर हो रही? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं कह रहा हूं सर आप कह दो मैं कैसे मान लूं, आप कह दो मैं कैसे मान लूं। आप तो कह दिया आपने, मैं कैसे मान लूं? अभी दिखाऊंगा प्रूफ, ध्यान देना। और भी क्वेश्चन, एक है पिल्ली पट्टी मर्चेंट गिल्ड इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हड़प्पन साइट के बारे में क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा, मैं कैसे कह पा रहा हूं बताता हूं अभी, ठीक है। एक है कुरुकोप इको आर्ट के बारे में पूछा जाएगा। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो हर फसल उत्सव हैं उनके बारे में सवाल पूछे जाने की संभावना है। देवी अहिल्याबाई होलकर, इसके अलावा एक बहुत बड़े गोवा के फ्रीडम फाइटर थे, इनका नाम यहां पे ध्यान देना, लिबी लिबो, इनका नाम है लिबिया लोबो सरदेसाई। इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। भाई इतने सारे पर्सनालिटी है, इतने सारे पर्सनालिटी हैं, मैं कैसे कह पा रहा हूं कि लिबिया लोबो के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे? क्योंकि लिबिया लोबो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े हेडिंग्स में थे, इस वजह से पूछा जाएगा। आयरन एज आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन तमिलनाडु में जो आयरन एज था उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जनवरी 2024 में न्यूज़पेपर्स में था, 25 में न्यूज़पेपर्स में था, जनवरी 2025 में ये न्यूज़पेपर्स में था, इस वजह से इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैसे कह पा रहा हूं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं? मैं कैसे कह पा रहा हूं ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं? मैं ऐसे कह पा रहा हूं क्योंकि अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। अब मैं आता हूं प्रूफ पे कि भाई प्रूफ देख लो कि ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पूछेंगे क्योंकि क्योंकि आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यूपीएससी का वो यही रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था फेमस फीमेल फिगर नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। कह रहे हैं जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध स्त्री की प्रतिमा थी, जो डांसिंग गर्ल थी, वो किसकी बनी हुई थी? किस पर्टिकुलर जो है मेटल की बनी हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। नाउ प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन तो इन्होंने पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछा? सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है, क्यों पूछा उन्होंने? सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि क्यों पूछा उन्होंने। ठीक है, इसलिए पूछा क्योंकि 22 दिसंबर 2024 को जो है एक आर्टिकल छपा था द हिंदू में, 100 इयर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजे गए 100 साल पूरे हो गए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, मोहनजोदारो के बारे में क्वेश्चन पूछा। और ये जो आर्टिकल आया था द हिंदू में, इधर डांसिंग गर्ल की पूरी फोटो बनी हुई थी, और इसी बेस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये किसकी थी, किस मेटल की थी। तो बताना है आपको कि ये ब्रॉन्ज की थी, ब्रॉन्ज की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रॉन्ज की थी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं कैसे कह एक और प्रूफ देखते हैं। देखो, who provided a legal defense to the people arrested in the aftermath of चौरा चौरी इंसिडेंट। कह रहे चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद लीगल डिफेंस, चौरा चौरी कांड के बाद जो गिरफ्तार किए गए लोग थे को कानूनी रक्षा प्रदान किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2025 में। ना आउट ऑफ सडन उन्होंने कैसे पूछा, आउट ऑफ सडन उन्होंने कैसे पूछा है क्वेश्चन? इसलिए पूछा क्योंकि चौरा चौरी इंसिडेंट के बारे में एक्चुअली द हिंदू में 14 अगस्त 2024 को न्यूज़पेपर में चीजें आई थी। आप ध्यान दो, 2025 का पेपर कि कब होता है? मई 2025 में। कब होता है? मई 2025 में। और उसी के आप देखो कि मई 2025 और अगस्त 2024 में न्यूज पर एक साल का करंट अफेयर्स, एक साल का करंट अफेयर्स। और देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द हिंदू में प्रॉपर्टी आर्टिकल रहता है कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत साहब थे जिन्होंने लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात? डन है? समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए।
ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि 14 अगस्त 2024 को क्या था कि ये न्यूज़पेपर्स में था। एक और एग्जांपल लेते हैं। कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि चौरा चौरी कांड के गिरफ्तार, सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। कह रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्री हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन से ऐसे देश हैं जिनमें 4 से अधिक टाइम जोन्स हैं। 4 से अधिक टाइम जोन्स। एक्चुअली टाइम जोन के बारे में एक बातचीत छेड़ी थी किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप वांट टू टर्न द क्लॉक ऑन डे लाइट सेविंग टाइम इन यूएस। तो इन्होंने 14 दिसंबर को इस पर जो है टाइम जोन पर क्या किया था, क्वेश्चन किया था। इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। कहने का मतलब समझो आप, कोई भी चीज इररिलेवेंट तरीके से नहीं है। कुछ भी अगर पूछा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो उसके पीछे का रीजन है कि वो चीज न्यूज़पेपर्स में रह रही है। इसका सही जवाब क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ एक है, बाकी और में 4 से ज्यादा है। तो यहां पर इसको काट दो, तो 1 2 3 4 4, केवल 3, केवल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर सही जवाब क्या होगा इसका? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, भारत में जितना भी शासन हुआ, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, यूनाइटेड किंगडम ने किया था। और यूनाइटेड किंगडम के देखे देखे भारत ने भी सिंगल टाइम जोन अपनाया था। तो भारत में भी सिंगल टाइम जोन है, यूके में भी सिंगल टाइम जोन है, और अदर कंट्रीज में 4 से 5 टाइम जोन्स हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, मैं बार बार कह रहा हूं। ऐसे ही और क्वेश्चन ले लो आप। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। 25 मई 2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया। 25 मई 2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में द हिंदू में 28 सितंबर 2024 को न्यूज़पेपर में आया हुआ था। पैटर्न समझ रहे हो मेरी बात? पैटर्न समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कुछ भी उठा पटक। आपको लग रहा है कि उनका मन किया तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पूछ लिया। नहीं नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट न्यूज़पेपर्स में था, तो उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा कि पेरियार ई रामास्वामी जो है, और पेरियार ई रामास्वामी नायकर इन्होंने स्टार्ट किया था। तो उनका अपना मन नहीं करता है। वो क्वेश्चन किस लिए पूछते हैं? वो तब पूछते हैं जब कोई चीज न्यूज़पेपर्स में रहती। कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके, और एग्जांपल आप देख लो। एक ऑर्डिनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। क्या एक ऑर्डिनेंस किसी भी सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज अ फंडामेंटल राइट? नो, नेवर। कभी नहीं एक अध्यादेश मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। तीसरा, एक ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट? बिल्कुल बैक डेट से हो सकता है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि मई 2025 में पेपर था आपका, और अक्टूबर 2024 में केरल में जो है इसको लेकर बहुत गहमा गहमी मची हुई थी, ऑर्डिनेंस को लेकर। तो सवाल वो इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि उनका मन हुआ, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो न्यूज़पेपर्स में था। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टेब्लिश एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहे भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, उपरोक्त में से कितने भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किए गए? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं स्थापित किया गया था, ये और ये दोनों किया गया था, यानी कि केवल 2 इज द करेक्ट ऑप्शन ना। क्यों उन्होंने सवाल पूछा? उन्होंने क्वेश्चन क्यों पूछा? इसलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट की गई थी प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में, और इसी वजह से। और ये कब न्यूज़पेपर्स में था? नवंबर 2024 में। 25 को आपका पेपर था, 25 मई में, नवंबर में चर्चा में था। यानी 1 साल का करंट अफेयर्स, मतलब कुछ भी रैंडम नहीं, पॉलिटी का भी क्वेश्चन रैंडम नहीं पूछ रहे, वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो न्यूज़पेपर्स में है। तो मैं कह पा रहा हूं कि मैं पेपर आउट कर रहा हूं। कैसे आउट कर रहा हूं? मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 26 में, 2026 में आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लें, कलारी पैट्टू के बारे में पूछ लें, रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट के बारे में, सेवा सिंह टिकरीवाला के बारे में पूछ लें, तमिलनाडु के आयरन एज के बारे में पूछ लें, लीबिया लोबो सरदेसाई के बारे में पूछ लें, देवी अहिल्याबाई होलकर। ये वो है जो जनवरी में न्यूज़पेपर्स में थे। मैं आपके लिए खोज के लाया हूं कि जनवरी में जो न्यूज़पेपर्स में रहे हो उनको इकट्ठा करके आपके सामने कर दूं। जनवरी में जितने भी न्यूज़पेपर्स में रहे हो उनको आपके लिए इकट्ठा करके सामने रख दूं। यही मेरा क्या है? मकसद है।
जनवरी में जितने जितने न्यूज़पेपर्स में रहे हैं, तो ये सारे न्यूज़पेपर्स में रहे। हार्वेस्ट फेस्टिवल, कोरुकुप इको फेस्टिवल, सावित्रीबाई फूले, ठीक है, ये सब न्यूज़पेपर्स में रहे थे इस वजह से। तो कल्चरल क्वेश्चन आर फैक्चुअल, एक पॉइंट नोट करना, कल्चरल क्वेश्चन आर फैक्चुअल बट यूपीएससी आस्क देम थ्रू करंट अफेयर्स। कह रहे हैं फैक्चुअल रहता है बट यूपीएससी पूछता है करंट अफेयर्स के लेंस के थ्रू। हमेशा करंट अफेयर्स का लेंस लगा रहता है, हमेशा करंट अफेयर्स का लेंस लगा रहता है। क्वेश्चन करंट में रहा होगा, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमें उस पर ही खेलना है, उस पर ही काम करना है, उस पर ही प्ले करना है चीजें, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, तो ये सारी चीजें कि पिल्लीपट्टी मर्चेंट गिल्ड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। हड़प्पा लिपि को समझाने की चुनौतियां, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। सावित्रीबाई फूले। अब तबला, तबले के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा, तबले के बारे में इसलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि जाकिर हुसैन साहब का डेथ हुआ है। तो अब जाकिर हुसैन साहब बहुत फेमस पर्सनालिटी, तबला बजाते थे, पूछेगा ना जितने घराने हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इंडिया के फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल चर्चा में थे, डिस्कशन में थे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। रत्नागिरी, बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट है इंडिया में ना, बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट है, लेकिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी के बुद्धिस्ट साइट के बारे में मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि इनका डिस्कशन हुआ, न्यूज़पेपर्स में थे, इनसे क्वेश्चंस निकलेगा। तो पहले टॉपिक नोट कर लीजिए आप सारे के सारे, ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि ये जनवरी 2025 में समाचार पत्रों में रहे, न्यूज़पेपर्स में थे। प्लीज नोट कीजिए टॉपिक्स। मैं हमेशा टॉपिक्स नोट करने के लिए आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का, क्योंकि हो सकता है आप मुझसे पढ़ने के बाद आप इन चीजों पर उतना फोकस ना करें, बट आपके पास क्या रहेगा कि मुझे यही टॉपिक पढ़ के जाना है फोकस्ड वाइज, बहुत अच्छे तरीके से। मैं मान के चल रहा हूं यहां पर सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, जिनको इंग्लिश में नोट करना है इंग्लिश में नोट। तो ये एक तरीके से हेडिंग बन गई, आपका इंडेक्स बन गया कि मुझे इन इन टॉपिक्स पर क्या करना है, फोकस करना है, मुझे इन इन टॉपिक्स पर फोकस करना है, और उसके बाद क्या करना है, हम आगे हम इन्हीं टॉपिक्स पर पूरा, अब जैसे एक क्लास लूंगा तो मैं पूरा इन टॉपिक्स को कंप्लीट कराऊंगा, छोटी बड़ी सारी चीजें, छोटी बड़ी सारी चीजें। जैसे कि अब जब हम लोग ये पिल्लीपट्टी मर्चेंट गिल्ड के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पर हम चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तम चोल के बारे में देखेंगे, तो वो उत्तम चोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तभी मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूँ वहां पे, ठीक है। तो आइए, ये बात हो गई कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि हाँ भाई पढ़ना कैसे। तो अब मैं जो बात कह रहा हूं, वाई करंट अफेयर्स इज इक्वल टू सिलेक्शन, मतलब करंट अफेयर्स का मतलब सिलेक्शन क्यों होता है, जब मैं ये कहता हूं इसलिए कह पा रहा हूं करंट अफेयर्स के बराबर सिलेक्शन होता है। अगर आपने करंट अफेयर्स ढंग से कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन तय मान के चलिए, इसलिए क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स से, यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिक सब्जेक्ट से पूछता है, लेकिन लेंस लगा रहता है करंट अफेयर्स का। आपको लगता है कि वो स्टैटिक पूछा है, लेकिन करंट के लेंस के थ्रू ही स्टैटिक पूछता है। ध्यान रखना हमेशा 70 से 80% जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर्स से लिंक्ड होते हैं, और आपका कट ऑफ कितना जाता है, आपका कट ऑफ जाता है कितना, 50%। कितना आता है, 50% ही आपका कट ऑफ जाता है, और 50% के कट ऑफ पे क्या होता है, 50% के कट ऑफ पे ही आप क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मेंस आंसर विदाउट करंट अफेयर्स लैक डेप्थ एंड मार्क्स। देखो अगर मैं बात करूं कि मेंस आंसर्स की बात करूं, तो मेंस के जो आंसर्स होते हैं वो करंट अफेयर्स के अपडेट की, मान लो आपको मेंस का आंसर, आपका नंबर किससे बनेगा, आप आईएएस किससे बनोगे, आईएएस बनोगे आप मेन से, ठीक है। प्रीलिम्स क्या होता है, देखो ध्यान देना, अगर मैं प्रीलिम्स मेंस की बात करूं, तो जो प्रीलिम्स होता है ना, प्रीलिम्स इज लाइक एलिमिनेशन प्रोसेस। प्रीलिम्स क्या होता है, एलिमिनेट कर देता है नॉन सीरियस कैंडिडेट को, ठीक है।
एलिमिनेशन प्रोसेस है, जहां पर इसके जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। आपने क्वालिफाई किया तो किसके लिए क्वालिफाई करेंगे? प्रीलिम्स, मेंस क्वालिफाई के, मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेंस में जो नंबर आएंगे वो आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनाएंगे। ये कैलकुलेट किया जाता है इसका नंबर। मेंस के जितने मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के जितने मार्क्स होते हैं, ठीक है, मेंस में जितने आपके मार्क्स आते हैं एंड प्लस इंटरव्यू के जितने मार्क्स आते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के जितने मार्क्स आते हैं उनको कैलकुलेट करके आपका रैंक बनता है, ठीक है। पीटी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है पीटी सिर्फ एलिमिनेशन प्रोसेस है, बाकी मार्क्स यहीं के कैलकुलेट होते हैं। और अगर आपको मेंस अच्छा लिखना है, अगर आपको मेंस इनरिच करना है, मेंस जिससे आपकी रैंक बनेगी, तो मेंस भी अच्छा तभी लिख पाओगे जब आप करंट अफेयर्स पे मास्टरी कर लोगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके करंट अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिया और उनका इंटरव्यू इसलिए हुआ या रुका क्योंकि वो करंट अफेयर से अपडेट थे या अपडेट नहीं थे। करंट अफेयर से वो पूछते हैं, पूछ लेंगे आइसलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे डेनमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि जो है वेनेजुला क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो करंट की अंडरस्टैंडिंग आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में, यानी कि करंट अफेयर्स बराबर सिलेक्शन, इसलिए मैं बोल रहा हूं करंट अफेयर्स बराबर सिलेक्शन, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम कैसे क्या करेंगे, हम पढ़ने कैसे वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे ऐसे, जो लेटेस्ट न्यूज होगा उसमें जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट चीजें होंगी उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद उस टॉपिक की अलग से लिस्ट बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया यहाँ पर कि ये देखो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक का लिस्ट बनेगा। और लिस्ट के बाद हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को हम, जो भी टॉपिक की लिस्ट होगी उस न्यूज को प्रॉपरली पढ़ने के बाद उसकी जो स्टैटिक चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि मैं चोल के बारे में कोई चीज पढ़ा रहा हूं, फिर चोल का जो स्टैटिक होगा, चाहे उत्तम चोल होंगे, चाहे परांतक होंगे, चाहे जो होगा, उनके बारे में भी डिटेल से सीखेंगे, लिंक करने की कोशिश करेंगे उसको। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 पेपर में जाएगा, GS2 में जाएगा, GS3 में जाएगा, GS4 में जाएगा, वो भी हम लिंक करेंगे और क्वेश्चन, और उसके बाद समझने के बाद हम उस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी होगा, वो क्वेश्चन मेंस का भी होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो लेटेस्ट न्यूज से लेकर क्वेश्चन तक, ये यूपीएससी न्यूज़पेपर से लेकर यूपीएससी क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मकसद क्या है, मकसद ये है कि यहां से उठ के यहां जाएं, यहां से उठ के कहां जाएं, यहां जाएं। लेटेस्ट जो न्यूज हो, न्यूज को उठाकर हम यूपीएससी क्वेश्चन में उतर जाएं। दिस इज द पर्पस, ओके, यही पर्पस है हमारा। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो एक न्यूज हमको दिखी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम जीएस पेपर सेकंड में रखेंगे, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट में। हम ये भी बताएंगे कि मेंस के किस टॉपिक से लिंक्ड है। क्लाइमेट चेंज की बात आएगी तो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से आप और डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक करेंगे। इंडिया अफ्रीका समिट तो GIR फॉरेन पॉलिसी, इससे भी लिंक करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हम चीजें लिंक करके समझेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू की भी तैयारी होती रहे। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से कैसे पूछे जाते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे इंटरव्यू से पूछे जाते हैं। देखो अभी तक जितनी बातें समझ में आया, समझाई मैंने, समझ में आया, बताइए जितनी बातें मैंने समझाने की कोशिश की समझ में आई आपकी? जितनी बातें समझाने की कोशिश करी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से थोड़े कम आते हैं, करंट अफेयर से इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आप समझना, सीधे क्वेश्चन कम, ऐसे घुमा के जीएस से लिंक करके। इसलिए अगर आपको जीएस पकड़ना आ गया ना, करंट अफेयर्स के थ्रू जीएस पकड़ना आ गया, बस मामला बन गया, उसी दिन अपनी गाड़ी चल जाएगी, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा जो फैक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली न्यूज से पूछे जाते हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। डेट्स, रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन की संख्या बड़ी कम होती है, इजी होते हैं बट रिस्की होते हैं, क्योंकि आपने उसको बार बार नहीं पढ़ा होता है। करंट कम पढ़ते हैं, जैसे मान लो पॉलिटी 2-3 साल से पढ़ रहे होते हैं, सेम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, करंट तो चेंज होता रहता है तो अपडेट करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा रिस्की होता है, मिस कर जाते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के, तो कॉन्सेप्ट आस्क्ड थ्रू करंट इश्यूज, करंट इश्यूज से जोड़कर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टैटिक नॉलेज की टेस्ट होती है न्यूज के कॉन्टेस्ट से, ये भी बहुत ज्यादा होती है। मेजॉरिटी ऑफ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन इनडायरेक्ट पोर्शन ऑफ द करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसी में आपकी जो रोट लर्निंग होती है उसको हटाने की कोशिश, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा,
कॉन्सेप्ट समझोगे तो ही मामला बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड और एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी प्रेफर करता है थिंकर को, नॉट द न्यूज कलेक्टर। आपको न्यूज कलेक्टर नहीं बनता है, आपको न्यूज उठा कर रख नहीं लेना है, आपको सोचना समझना है और उस पर अपना दिमाग अप्लाई करके ही उसका आंसर करना है। तो यूपीएससी नीड थिंकर, नॉट द न्यूज कलेक्टर। बात समझ में आई? आई होप की बात आपको क्लियर हो गई, आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई? जी सर क्लियर हो गई। ठीक है, तो बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स में फेल क्यों हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पकड़ना क्यों नहीं, ये इसलिए मैं बता रहा हूं ना शुरुआती क्लास में, ताकि आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपको आगे आने वाले प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली क्लास है तो पहली क्लास में सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है, ताकि आपकी सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, आपको किसी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान देने, रीडिंग न्यूज विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेवेंस। भाई न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे कि कोई न्यूज क्यों पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना है, उसको जोड़ नहीं पा रहे, मामला फंस जाएगा, इसलिए फेल हो जाते हैं। नो लिंक बिटवीन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीएस। स्टैटिक जीएस से भी तो आपको लिंक करना पड़ेगा ना कोई चीज। जैसे सपोज करो एक न्यूज पढ़ने की कोशिश करते हैं, अभी एक न्यूज जैसे मैंने आपसे बताया, चलो इसी न्यूज को कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है पिल्लीपट्टी जो मर्चेंट गिल्ड है, जो मर्चेंट गिल्ड इंस्क्रिप्शन है, ये अभी न्यूज़पेपर्स में था। अगर आपको ये न्यूज़पेपर्स में ऐसे दिखाई दे जाएगी तो आपको क्या बकवास सा है, छोड़ो ना, इसको क्या करना है, क्यों पढ़ना है। आओ मैं इस न्यूज को पढ़वा के दिखाता हूं। पिल्लीपट्टी मर्चेंट गिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए 2026 में। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो देखो यहां पर न्यूज क्या था, मैं आपको बता देता हूं। देखो न्यूज है, देखो पिल्लीपट्टी मर्चेंट गिल्ड, जो पिल्लीपट्टी व्यापारिक गिल्ड शिलालेख है, ये अभी न्यूज़पेपर्स में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली एएसआई ने तमिलनाडु के जो एक जिला है जिसको बोलते हैं पुदुकोट्टई, वहां पर पिल्लीपट्टी गांव है। पिल्लीपट्टी क्या है, एक विलेज है, कहां पे, तमिलनाडु में। पिल्लीपट्टी विलेज है तमिलनाडु में, ठीक है, एक विलेज है तमिलनाडु में। वहां पर चोल के टाइम में जो ट्रेडिंग गिल्ड्स होते थे, ट्रेडिंग गिल्ड्स होते थे, एक प्रकार के इस तरीके से जो है मेटल का बना हुआ एक लेटर होता था, ठीक है। एक चोल काल में, चोल टाइम की पीरियड की बात है। पिल्लीपट्टी जो और ट्रेडिंग गिल्ड्स थी वो चोल पीरियड की थी, चोला काल की थी, याद रखेंगे ये चीज। तो ये जो थी इसको अभी क्या है, पढ़ा है, एएसआई ने क्या किया, इसको पढ़ लिया है। तो पढ़ लिया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी, पहली चीज तो ये कि ये जो गिल्ड है ये किस पर्टिकुलर डायनेस्टी से रिलेटेड है, किस, अब मानो चोला, देखो यहाँ चोला आ गए, अब यहाँ पे आपको चोल पढ़ना है, चोल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, गिल्ड की वजह से चोल इंपॉर्टेंट हो गया। जो वहां ट्रेडिंग गिल्ड्स थी वो बहुत यूज की जाती थी, अभी मैं समझाऊंगा आपको गिल्ड्स वगैरह सारा। हमको क्या मिला, क्लू मिल गया यहां से कि भाई मुझे इस बार चोल पढ़ के जाना है। और ये ट्रेडिंग गिल्ड जो पिल्लीपट्टी वाली जो थी, ये पिल्लीपट्टी जो ट्रेडिंग गिल्ड्स थी, ये चोल में भी किस राजा के दौरान, कौन सा किंग था जिसके दौरान इसको बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे चोल जो डायनेस्टी थी, चोल डायनेस्टी की जो ट्रेडिंग गिल्ड्स थी उसको अभी एएसआई ने पढ़ा, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अब हमें पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहली बात, इसको पढ़ लिया गया है, बिल्कुल सही बात है, डिस्कवर एएसआई ने पढ़ा है। कौन से गांव में था, तो पिल्लीपट्टी, हमने ऑलरेडी। ये जो गिल्ड था ये 10th सेंचुरी का था, कौन सी था, 10th सेंचुरी का। किस पर्टिकुलर डायनेस्टी, चोल, चेर, पांडे बहुत सारे थे वहां पे, तो किससे रिलेटेड है, चोल से रिलेटेड है, चोल से रिलेटेड है, याद रखना। और चोल में भी किस राजा से रिलेटेड है, तो उन्होंने बताया कि परांतक चोल या उत्तम चोल के जो है टाइम पीरियड में ये जो ट्रेडिंग गिल्ड्स थे, एक प्रकार से लेटर थे मेटल के, उनको जारी किया जाता था। तो परांतक चोल या उत्तम चोल, ये दो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको किस टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करते थे, तो स्टैम्पेज जो टेक्निक थी, इससे इसकी जो है इसकी कॉपी तैयार की गई है। ये जो कॉपी है, पुरानी वाली कॉपी, दूसरी कॉपी बनाई गई पुरानी वाली से, तो किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, तो स्टैम्पेज टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। और याद रखना है ये जो मर्चेंट गिल्ड थी, ये मर्चेंट गिल्ड एक्चुअली वहां पर ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और वहां पर बहुत सारे सिंबल्स उसमें होते थे। सिंबल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ट्रेडिंग गिल्ड्स थी चोला पीरियड में, उसमें किसके किसके सिंबल्स थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें एलिफेंट के भी सिंबल थे, ठीक है, गोट्स के भी सिंबल थे, यानी कि अंकुश, लैंप और दीपक जैसे सिंबल्स भी कहां पे पाए जाते थे, आपके चोल पीरियड के जो ट्रेडिंग गिल्ड्स होते थे उनमें पाए जाते थे। और ये एक तरीके से जो ये ट्रेडिंग गिल्ड्स होता था,
ये इस चीज को, जैसे मान लो ये एक पेपर लेके चल रहा है कोई ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग गिल्ड से मान लो कि मैं ये आपको दे दूं, मान लो समीक्षा को मैं ये दे दूं, तो समीक्षा इसको लेके जाएंगे, तो वहां पर अगर मान लो समीक्षा को कोई व्यापार करना है, कोई चीज बेचनी है, तो इस गिल्ड की मदद से इजिली वहां पर एंटर करके बेच सकती है। ये नहीं होगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। एक तरीके का लेटर है ना, एक तरीके का लेटर होता था जिसके पास रहता था उसको ट्रेडिंग राइट्स रहती थी। अब ये मान लो किसी के पास नहीं, तो वो व्यापार नहीं कर पाएगा, अपना सामान नहीं बेच पाएगा, कुछ भी उस टाइम पे जो भी चीजें बिकती रही हो, कई बार मूंगा बिकता है, कई बार कपड़े बिकते हैं, रेशम वगैरह, तो जब जिसके पास ये रहेगा वही बेच पाएगा ना, जिसके पास नहीं रहेगा वो नहीं बेच पाएगा। क्या इसमें ये किस काल, जो पिलीपट्टी ट्रेडिंग गिल्ड थी, किस रिलेटेड, चोल काल से, इस पर किस टाइप के जो है सिंबल्स थे, तो आप ध्यान रखना इस पे सिंबल्स कई सारे टाइप के थे, जैसे में एलिफेंट्स वगैरह के भी सिंबल थे, त्रिशूल के थे, दीपक के थे, इस तरीके के, ठीक है, सिंबल्स थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, क्या चोल काल में ट्रेडिंग बहुत ऑर्गेनाइज थी? क्या चोल काल में व्यापार बहुत ही ऑर्गेनाइज था? जी सर बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि ये गिल्ड ही बता रहा है, ये गिल्ड बता रहा है कि हाँ भाई जिसके पास ये है वो ट्रेड कर पाएगा, जिसके पास ये नहीं है वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। पहला ऑर्गेनाइज तरीका कि हाँ भाई जिसके पास होगा वही इंटर कर पाएगा। दूसरा, इसको लेने के लिए भी तो पैसा वैसा देना पड़ता होगा, तो हाँ भाई इससे कर वसूली भी होती थी। तो बहुत व्यापारी, बहुत मैनेज तरीके से क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे चोल पीरियड वाले, जो जितने भी जो है ट्रेडर्स थे। तो ये इंडिकेट करता है कि वेल ऑर्गेनाइज मर्चेंट गिल्ड एंड इंटर रीजनल ट्रेड का नेटवर्क था। ठीक है, सुव्यवस्थित व्यापारिक संघ और अंतर क्षेत्रीय व्यापारिक नेटवर्क का प्रमाण देता है ये गिल्ड। इस बात से प्रूफ होता है ना कि भाई ये चीजें थी तो प्रूफ होता है। ठीक है, और जो है कई सारे और टाइप के बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स का मेंशन, जैसे ये जो गिल्ड मिला, उसके अलावा वहां पर जैसे अभी ट्रेडिंग यूनियन, किसान यूनियन, फलाना यूनियन, ढिमकाना यूनियन अभी करंटली चलता है। ऐसे चोल पीरियड में भी ट्रेडिंग यूनियंस होते थे, जैसे जिसमें मंगला नाडु के एर्नुवर पुरमलाई नाडु और बहुत सारे, मतलब XYZ नाम इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स थे। अब आपसे पूछ ले कि बीरपट्टिनम क्या है, तो बताओगे? अब पूछता है यूपीएससी ऐसे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन, नाम लेने में इजी नहीं होता है, बट यूपीएससी साउथ इंडियन हिस्ट्री से सवाल पूछता है। अब नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री से मूव करके यूपीएससी साउथ इंडियन हिस्ट्री पे चला गया है, तो साउथ इंडियन हिस्ट्री से अब क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो आप मेरी बात समझिए, ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उनको लगता है कि बच्चे को पढ़ा होना चाहिए, उनको गिल्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, ये गिल्ड्स न्यूज़पेपर्स में है, इस गिल्ड्स का क्या रिलेवेंस था, आपको पता होना चाहिए, अपनी रिच हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपसे कुछ भी पूछ लेंगे ये कि ये पुरमलाई नाडु या पुंगुंद्रा नाडु या मनालुर नाडु या फिर बीरपट्टिनम, ये क्या है? ये सब एक्चुअली व्यापारिक संघे हैं। क्या है? ट्रेड ग्रुप हैं, ट्रेड ग्रुप्स हैं जो कि काफी ज्यादा वहां पर फेमस थे। कहां पर? चोल काल में। आपसे पूछ ले बीरपट्टिनम किस डायनेस्टी का या किस किंगडम का जो है एक तरीके से ये कह लो कि ट्रेडिंग ग्रुप था, तो आप बोलोगे कि ये चोल पीरियड का था, चोला का था, चोलास का था, चोला पीरियड का था, ना कि किसी और का था। ध्यान देंगे, चोलास का था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, इस चीज का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई डन, ये चीज हो गई डन। अब मैंने कहा, मैंने यहां पर एक चीज बताया कि ये हो सकता है एसोसिएट हो किससे? परांतक चोल फर्स्ट से या उत्तम चोल से। तो अब आपको यहां क्लू मिल गया, न्यूज़पेपर में इन दोनों का नाम मेंशन था। अब ये तो अभी तक करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे थे, अब ये आ गया स्टैटिक जीके, ये स्टैटिक जीएस आ गया, स्टैटिक जीएस। अब आपका क्या काम आता है? भाई मैं सारे डायनेस्टी पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ूंगा, लेकिन मैं इस बार फोकस करूंगा उत्तम चोल और परांतक चोल पे। क्यों? क्योंकि एएसआई ने पढ़ लिया है, क्या गिल्ड पढ़ लिया है जो नहीं पढ़ा जा सकता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब भी कोई चीज पढ़ी जाती है तो बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, उसका पूरा हिस्ट्री पता चलता है। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे परांतक चोल या उत्तम चोल के बारे में। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए उत्तम चोल और परांतक चोल। अब हम क्या करेंगे? उत्तम चोल और परांतक चोल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है? अब आपको उत्तम चोल और परांतक चोल के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब करंट अफेयर्स खत्म हो गया, अब करंट में आपको क्लू मिल गया, अरे लगता है परांतक के बारे में पूछेंगे, लगता है उत्तम चोल के बारे में पूछेंगे, चलो पढ़ के आते हैं उत्तम चोल। बहुत सारे राजा हैं, लेकिन उत्तम चोल और परांतक में ज्यादा फोकस करूंगा। सबसे पावरफुल राजा था परांतक चोल, 9 से 907 से लेकर
955 सी के ड्यूरेशन में ये परांतक चोल साउथ इंडिया में था। कहां पर? तमिलनाडु रीजन में था। तमिलनाडु रीजन में, मैप आप देख सकते हो इंडियन ओशन के तमिलनाडु रीजन में। तमिलनाडु में ही नहीं था, श्रीलंका में भी परांतक चोल का शासन था। श्रीलंका वाला भी एरिया परांतक चोल के अंतर्गत आता था। अब देखोगे पावरफुल रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी, और इसी को मदुरई कोंडा के नाम से जानते हैं। कॉन्करर ऑफ मदुरई, मदुरई कोंडा के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मदुरई कोंडा। किस नाम से जानते हैं? मदुरई कोंडा। मदुरई कोंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब चोला का जो एक्सपेंशन हुआ है सबसे ज्यादा, ये परांतक चोल के पीरियड में ही हुआ है। तो आपको ये स्टैटिक भी मिल रही है, यहीं पे स्टैटिक मिल गया ना। यही बात तो समझना है, हमें सिर्फ करंट तक रुक नहीं जाना है, हमें उन चीजों को स्टैटिक जीएस से मर्ज भी करके पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाना है कि हाँ भाई हो गया, मैंने गिल्ड पढ़ लिया, काम बन गया। नहीं, वो आगे बढ़ के सवाल पूछेंगे, वो परांतक चोल से पूछेंगे, वो उत्तम चोल से पूछेंगे, चोल के एडमिनिस्ट्रेशन से, मिलिट्री से सवाल पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रेडी रहना होगा। तो मिलिट्री अचीवमेंट की बात करें परांतक चोल की, तो उन्होंने पांड्य को हराया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया कि किसको हराकर मदुरई जीता था परांतक चोल ने, तो आपको बताना होगा कि पांड्य को हराया था। ठीक है, पांड्य को हराया था, पांड्यास को हराया था। पांड्य को हराकर इन्होंने मदुरई को जीता था। मदुरई को क्या किया था? जीता था। ठीक है, और इनिशियल विक्टोरियस ओवर राष्ट्रकूट, उन्होंने शुरुआत में राष्ट्रकूट को हराया, बाद में पांड्य को हराया। पांड्य राष्ट्रकूट, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री में आप पढ़ते होगे, अरे सर हिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, हिस्ट्री वाले सर ये नहीं बता पाएंगे कि इस बार ये पढ़ के जाना। ये करंट अफेयर्स वाला ही टीचर बता सकता है कि इस बार ये पढ़ के जाना। अब हिस्ट्री वाला नोट्स पलटो और वहां से चोला का ये पढ़ा, राष्ट्रकूट, पांड्या पढ़ो। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा शिलालेख परांतक काल के मिले हैं। ठीक है, और परांतक ने बहुत सारे ब्राह्मणों को जो है जमीन और मंदिरों को भी जमीन दान किया, मंदिरों को जमीन और ब्राह्मणों को जमीन दान किया। अब ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लेंगे, परांतक चोल बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव शासक था, जिसने कभी भी किसी को लैंड दान किया नहीं, कभी मंदिरों को लैंड दान किया नहीं। तो आप बताओगे नहीं, उन्होंने किया था। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट चोला एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम परांतक चोल ने स्टेब्लिश किया था। ठीक है, स्थापित किया था। फिर आपसे पूछ सकता है उत्तम चोल के बारे में, तो उत्तम चोल परांतक के बहुत दिन बाद आएंगे, 970 से लेकर 985 के बीच में आएंगे। ठीक है, परांतक चोल बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा होते हैं जो काफी लंबा चौड़ा शासन अपना स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, सन ऑफ सुंदर चोल के बेटे के तौर पे जाने जाते हैं, और इन्होंने राजराज से पहले, राजराज चोला फर्स्ट बहुत पावरफुल राजा था, उससे पहले बिफोर राजराज चोला फर्स्ट, तो राजराज चोला पहले से उन्होंने उसके पहले इन्होंने शासन किया है। काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, बहुत ही पीसफुल शासन किया, बहुत ही स्टेबल रीजन था इनके अंतर्गत, और साथ ही साथ इन्होंने प्रमोट किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तम चोल ने स्थानीय शासन को क्या किया? स्थानीय शासन को प्रमोट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय शासन को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, स्थानीय शासन को क्या किया? प्रमोट किया। तो परांतक चोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन किया था उनका कि इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उत्तम चोल ने क्या किया? प्रमोट किया। और वहां की जैसे अभी ग्राम, जिला और जो है आप देखते हो ब्लॉक और जिला देखते हो, ऐसे उनके समय में सभा, उर और नगरम था। सभा, उर और नगरम था, याद रखेंगे। ये तीनों उस टाइम के जो इंपॉर्टेंट क्या थे? इंपॉर्टेंट एक्चुअली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडीज थे। इन्होंने टेम्पल को इंप्रूव करवाया, ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड अवेलेबल करवाया, ये सब चीजें जो है इनका अचीवमेंट था। तो अब जब भी बात आए तो उत्तम चोल के बारे में, तो उत्तम चोल के बारे में एटलीस्ट इतनी बातें पता, ये तो मिनिमम मैंने बताई, और बहुत सारी बातें आपको पता होना चाहिए, तो आप लिंक कर पाएंगे चीजें कि हाँ भाई अब मेरा चोला कंप्लीट हुआ, चोल मुझे पढ़ के जाना है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? इतनी बात क्लियर हुई? हाँ, मुझे लगता है इतनी बात क्लियर हो गई कि अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि मैं क्यों ये बार बार कह रहा था कि मुझे इन चोल्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि गिल्ड्स न्यूज़पेपर में थे। तमिलनाडु एरिया में तमिल ब्राह्मी लिपि के इंस्क्रिप्शन अभिलेख में मेंशन किया गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गिल्ड्स का, बहुत सारे ऐसे व्यापारिक नेटवर्क्स का जो वहां पर प्रॉपरली ट्रेड करते थे। तमिल ब्राह्मणी अभिलेख में क्षेत्रीय व्यापारिक संघों का उल्लेख मिलता है, ध्यान देंगे, जैसे कि बेल्लाराई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यार, अब मेरी गलती नहीं है,
मेरी गलती नहीं, इतने इतने वर्ड्स इतने डिफिकल्ट है, साउथ इंडियन बच्चों के लिए डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्थ इंडियन बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन वो पूछेंगे बेल्लारई के बारे में, बेल्लारई के बारे में, वो निगमत थोर के बारे में पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या थे। तो ये थे रीजनल ट्रेडिंग जो है गिल्ड, रीजनल ट्रेडिंग गिल्ड, रीजनल ट्रेड गिल्ड्स थे जिनको क्या जानते हैं, बेल्लारई और निगमत थोर के बारे में जानते हैं, जिनका उल्लेख वहां के बुक्स में भी आया है। ठीक है, 9th सेंचुरी ईस्वी के बाद वहां के जो ट्रेडिंग जो है ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने अपने आप को फ्री कर दिया, फ्री के साथ साथ उन्होंने ऑटोनोमस कर दिया गया उनको, और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते थे साउथ इंडिया में। जितनी भी व्यापारिक संघ थे, जितनी भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत ही अच्छे तरीके से साउथ इंडिया में काम कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है, कैसे सवाल नहीं पूछेंगे। और ऐसे ही कुछ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जो रीजनल और इंटर रीजनल गिल्ड्स थे, ट्रेड गिल्ड्स थे, उनका नाम यहां पे दिया गया है, जैसे कि मणिग्राम थार, जैसे कि पत्थनेन विषय थार, जैसे कि वलजियार, जैसे नाना देसी, जैसे अय्या बेजी एनरून, तसैय सुत्तुर, ऐसे करके, मतलब हल्का अपना अपना नाम लिखा हुआ है थोड़ा साउथ इंडियन भाषा में, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये सवाल पूछे जाएंगे। आप पेपर आउट करके लिख लो, रख लो कहीं पे, पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे, तय मान के चलो। ऐसे तैयारी करोगे तो बनेगा आईएएस, अदरवाइज घूमते रहो जिसको जहां घूमना है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप में से जितने लोगों को घूमना है, जितने लोगों को टाइम वेस्ट करना है, एनर्जी वेस्ट करना है, मैं बहुत ईमानदार हूं अपनी चीजों को लेके, आपको टाइम वेस्ट करना है, जाइए कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो भी कहता हूं कि मैं पढ़ा दूंगा, वो पढ़ा देंगे, बेवकूफ बना के भेज देंगे। जिस दिन वो इस तरीके से पढ़ा देंगे ना, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तरीके, लोग शॉर्टकट 10 बैच पढ़ाने हैं, अब आदमी कितना मेहनत करेगा अपने कंटेंट पे। ये जो रिच कंटेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि हम बहुत लंबी, बहुत ज्यादा बैचेस नहीं चलाते, कम बैचेस चलाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, इसलिए आपके लिए ये चीजें काम करती हैं। मेरी बात समझिएगा, वरना 1 साल 1.5 साल, कोई 6 महीना भी बर्बाद कर दिया तो बर्बाद हो गया, वापस नहीं लौट के आएगा। 6 महीना बर्बाद तो बर्बाद, आपका वापस लौट के नहीं आएगा। एक अटेम्प्ट खराब हुआ, वापस लौट के नहीं आएगा। बहुत ध्यान से अपना टाइम खर्च करना, पैसा वापस आ जाएगा, टाइम वापस नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल और ले लो। अभी कुछ चैलेंज हुआ है हड़प्पन जो लिपि है उसको समझने में, तो ये भी न्यूज़पेपर्स में थी, चैलेंज इन डिक्रिप्टिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पा के स्क्रिप्ट की अभी तक पढ़ाई तो हो नहीं पाई, बहुत लोग चैलेंज कर रहे थे कि नहीं मैं पढ़ लूंगा, लेकिन नहीं पढ़ पाए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का नहीं है, ये क्वेश्चन है मेंस का, कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हड़प्पन लिपि को समझने में, हड़प्पन लिपि को समझने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो यहाँ पे लिखा है, लेकिन चूंकि अब ये मेंस का पॉइंट है, आज डिस्कस नहीं करूंगा इसे। बट मैंने आपको बता दिया, कोई न्यूज है वो हो सकता है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस के, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ये तय मान के चलिए, ये पक्की मान के चलिए बात। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक और न्यूज लेता हूं, सावित्रीबाई फुले के बारे में मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या मुझे सपना आता है क्या कि सावित्रीबाई फुले के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए लिस्ट दे दी थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको लिस्ट दे दी थी कि भाई पूछा जाएगा सावित्रीबाई के बारे में। देखो, पहला पिपलीपट्टी मर्चेंट गिल्ड हमने कर लिया, हड़प्पन साइट्स हम पढ़ेंगे कभी, सावित्रीबाई फुले, मुझे क्या सपना आता है सावित्रीबाई फुले के बारे में, और ये सारे टॉपिक, अहिल्याबाई होलकर तक, क्या मुझे सपना आता है इनकी? नहीं नहीं नहीं, ये सब न्यूज़पेपर्स में थे, आपको पता नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है कि न्यूज़पेपर्स में थे और हमें पढ़ना है। तो याद रखना कि ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना, हड़प्पन सावित्रीबाई फुले, अभी हमने क्या किया है, सावित्रीबाई फुले का हर बार सेलिब्रेट करते हैं 3 जनवरी को, हम क्या जो है इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के इनका सेलिब्रेट किया था, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन टीचर के तौर पे जानी जाती है, पहली भारतीय महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। ठीक है, 1848 में उनके पति ज्योतिराव फुले ने देश में पहला महिला बालिका यूनिवर्सिटी, पहला बालिका स्कूल, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पुणे में ओपन किया था।
और याद रखेंगे सी वॉज द दलित वुमेन हु एडवोकेटेड फॉर द सोशल रिफॉर्म लाइक विडो रीमैरिज एंड इरिगेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज सती एंड डाउरी सिस्टम। याद रखेंगे वो एक पहली दलित महिला थी जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा के उन्मूलन से रिलेटेड सारी चीजें बात करी। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पब्लिकेशन किया था। सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, नाम था काव्य फूले। काव्य फूले, काव्य के फूल, काव्य के फूल के नाम से, काव्य फूले के नाम से इन्होंने अपनी पहली कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है 1854 में क्या किया था, इसको रिलीज किया था। तो हम सावित्रीबाई फूले के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकार ने सावित्रीबाई फूले के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशंस किया। सावित्रीबाई फूले इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। हम नहीं कह रहे गांधी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं कह रहे नेताजी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कह रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। सावित्रीबाई फूले इंपॉर्टेंस के क्रम में काफी ऊपर है क्योंकि ये चर्चा में थी न्यूज़पेपर। हमको कोई इमोशनल नहीं होना है, एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करके निकल जाना है। तो हमें पता होना नहीं कि क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो ये मैंने सावित्रीबाई फूले के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख के रखी हैं। एक एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। सावित्रीबाई फूले, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र के नया गांव में माली समुदाय में जन्म हुआ था इनका। भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है। 1848 में ज्योतिबा राव फूले के साथ मिलकर पहला बालिका जो है गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश में 17 विद्यालयों की स्थापना करी थी। और इन सब चीजों से निपटने की उन्होंने क्या करी थी, मुहिम स्टार्ट करी थी। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह वो सेटअप टू प्रोटेक्ट प्रेग्नेंट विडो एंड रेप विक्टिम। कह रहे हैं कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया था जिससे जो है बलात्कार पीड़ित महिलाएं और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा हो सके। साथ ही साथ सत्य शोधक समाज 1873 में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले ने मिलकर स्टार्ट किया था जिससे समाज में इक्वलिटी मेंटेन हो सके। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, लिटरेचर वर्क की बात करूं तो काव्य फूले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर नाम की एक रचना भी इन्होंने करी थी। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक मराठी भी रचना थी। ठीक है, मराठी रचना भी थी। इसके अलावा इनकी जो बर्थडे मनाई जाती है वो 3 तारीख को वुमेन्स एजुकेशन डे के तौर पे पूरे भारत में मनाते हैं। ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन डे के तौर पे मनाते हैं। तो बात समझ में आई कि क्यों मैं कह रहा हूं सावित्रीबाई फूले इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि सावित्रीबाई फूले के बारे में गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ चढ़ के चीजें मनाने की कोशिश करी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने कहा कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि तबला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं कैसे कह पा रहा हूं तबले के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्या मुझे सपना आ रहा है तबले के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, सपना नहीं आ रहा है। इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली उस्ताद जाकिर हुसैन का क्या हुआ है, डेथ हुआ है। और इसी डेथ ने डिबेट स्टार्ट किया, रीओपन किया है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ तबला। तबला के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में एक डिबेट देश भर में स्टार्ट कर दिया। और ये डिबेट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गई और इसी वजह से तबला के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो अब आपसे भाई बहुत सारे हैं, मृदंगम है, ठीक है, ढोलक है, बहुत सारे हैं, मजीरा है, बट आपको इस बार तबला पढ़ के जाना है क्योंकि जाकिर हुसैन साहब का डेथ हुआ और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि तबला जो वर्ड है कहां से डिराइव किया गया, उर्दू, फारसी, अरबी, किससे? तो आपको पता होना चाहिए ये एक अरबिक वर्ड है। तबला एक अरबिक वर्ड है, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है। इसके अलावा आप ध्यान दोगे कि ये कुछ लोग इसको फारसी वर्ड नक्कारा से भी मानते हैं। खैर, जाकिर हुसैन ने तबले के विकास को ध्रुपद और ख्याल गायन शैलियों से जोड़ा था। ये जाकिर हुसैन की अपनी कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, इस बात पर मतभेद है कि तबला इस्लाम पूर्व भारत से उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिससे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तबला, शास्त्रीय तबला अपेक्षाकृत अत्यधिक बहुत ज्यादा नवीनतम 18वीं सदी के दौरान ही आया था। तबला ख्याल गायन का प्रमुख जो है वाद्य यंत्र है, जो उसकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। वैदिक उच्चारणों में भी तबले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जैसे ध्रुपद शैली से जुड़ी वैदिक उच्चारण में, और यह गंधर्व वेद से संबंधित है, साम वेद की जो शाखा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि तबले से बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, टाइप ऑफ जो है घराना जिसमें तबले का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, अमीर खुसरो के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे। तबला के बहुत सारे और घराने हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला जो है तबला के बहुत बड़े संरक्षक थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको बचाया था। तो हो सकता है उनके बारे में क्वेश्चन। तबले का प्रमुख विकास मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। उनके दरबार में ख्याल गायन का उत्कर्ष हुआ, स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, द मेजर डेवलपमेंट ऑफ तबला टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह ऑफ दिल्ली इन दिस पर्टिकुलर एरा। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण प्राप्त हुआ।
उन्होंने इसे इंडो फारसी संगीत परंपरा से जो है जोड़ा था। तो तबले का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत अलग अलग तरीके से किया। तो अब आपके लिए क्या हुआ, मैं पढ़ूंगा इसको लेकिन आज नहीं पढ़ूंगा, हम जब कल से वापस मिलेंगे, क्योंकि आज मेरा मकसद था कि मैं आपको दिखाऊं कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं, ठीक है। और इसी बेस पर तबला के जो प्रमुख 6 घराने हैं, पंजाब, पूरब दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ, फर्रुखाबाद, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अब इसी पर बेस हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे कि तबला डिराइव हुआ कहां से, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, प्राकृत। तो आप मार दोगे कि अरबिक, अब तो आपको पता हो गया अरबिक से है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है जो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। अब ये हम जब पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को करना इजी हो जाएगा। जब क्वेश्चन इसको पढ़ लेंगे ना पूरा तबला वाला, तो ये हमको क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी इधर मैंने दिया हुआ है, तो आप पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे, ये बात क्लियर हुई है आज की इस क्लास में। तो आप, उम्मीद है कि अब ये बात समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स की, किस तरीके से मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। अब आप लोगों का मन है, आप लोगों की इच्छा है, आपको आना है, तो मैंने आपको बता दिया। ये हमारे बैच का पता है, जो हमने बैच लॉन्च किया है, प्रैक्टिस टू सिलेक्शन बैच। क्या नाम है? प्रैक्टिस टू सिलेक्शन बैच, ठीक है। ये डिजाइन किया गया है 2026 के लर्नर के लिए, ठीक है। आप इससे जुड़ सकते हैं, अपने काउंसलर को फोन करके बात कर लीजिए, ठीक है, और आप इसमें एनरोल हो जाइए। आज तो क्लास फ्री थी, ठीक है, आज तो क्लास फ्री थी, आज तो आप आसानी से देख लिए हैं, लेकिन कल से ये क्लास फ्री नहीं होगी। उन्हीं लोगों का एक्सेस होगा जो लोग इसमें एनरोल होंगे, जो लोग इसमें एनरोल होंगे उन्हीं का एक्सेस होगा। आज के बाद आप ये क्लास फ्री में देख नहीं पाएंगे, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बाद में ये मत कहिएगा कि मुझे क्लास में एक दिन का और टाइम चाहिए, अब एक दिन का टाइम नहीं मिल पाएगा। जितना टाइम देना था आज मैंने दे दिया। इस बैच में जुड़ेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे और 26 में आपका एग्जाम क्लियर कराएंगे, मेरी गारंटी है। नहीं क्लियर होता है, 70% मार्क्स लेके आना टेस्ट में, जो वीकली टेस्ट होगा। इस वाले बैच में मैंने बहुत सारी चीजें करी हुई हैं, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे जरूरी चीज है कि आपकी 7 दिन 7 डेज क्लास चलेगी, ऑल 7 डेज क्लास चलेगी। साथ ही साथ सीसैट की क्लास चलेगी 2 दिन, सैटरडे संडे, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे क्लास चलेगी। साथ ही साथ आपकी इसमें 100 एमसीक्यूज मिलेंगे वीकली, 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। और अगर इसमें 70% नंबर आप लेके आते हो तो आपका फीस क्या कर दिया जाएगा, 50% रिफंड किया जाएगा अगर प्रीलिम्स नहीं होता है। और अगर वगैरह का कोई स्कोप है नहीं, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, 100% सिलेक्शन है इस बार, 100% सिलेक्शन है आपका, अगर आपने मेरे बताए गए तरीकों को फॉलो किया और अच्छे तरीके से आपने मेहनत किया तो 100% सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में, ठीक है। और इस बार एक सीट हम यूपीएससी में अपना फिक्स करेंगे 2026 में। इसी के साथ लूंगा विराम, मिलेंगे कल वापस से सेम टाइम 10 बजे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट।